तो आर्ट एंड कल्चर में कहाँ तक पहुँच गए थे भैया हम लोगों ने, क्या क्या कर लिया था? टेम्पल वाला पे आए थे, नहीं आए थे? केव वाले पे आए थे? किस पे आए थे? अच्छा, जैन वाला पढ़ा था, ओके। चलिए आर्किटेक्चर पे बात करते हैं। इंडियन आर्ट एंड कल्चर में आर्किटेक्चर। उसके पहले थोड़ा सा आर्ट एंड कल्चर में प्रीलिम्स में जो क्वेश्चंस बनते हैं और मेंस में जो होते हैं उसके तैयारी के सिलसिले में थोड़ी सी बात कर लेते हैं, फिर हम आर्किटेक्चर पे भी आएंगे। दरअसल चूंकि अब यूपीएससी इतने साल पुराना हो गया, 70 साल से ज़्यादा पुराना हो गया है और इतनी सारी एग्ज़ाम्स हो चुकी हैं, तो स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चंस जो हैं वो अधिकांश क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। प्रीलिम्स में तो फिर भी क्वेश्चंस जो है मिल जाते हैं, लेकिन मेंस के लिए क्वेश्चन बनाने की दिक्कत रहती है और प्रीलिम्स में भी क्वेश्चंस कम होते हैं, धीरे धीरे कम हो जाते हैं। तो यूपीएससी का जो पैटर्न है वो अब थोड़ा सा इस टाइप का है कि वो करंट अफेयर से जोड़ करके पूछना शुरू किया है। 50% क्वेश्चन 50-50 है लगभग, 50% स्टैटिक होता है, 50% करंट अफेयर्स बेस्ड होता है। कई बार हमको लगता है कि ये करंट अफेयर्स नहीं है, ये स्टैटिक है, लेकिन वो इनडायरेक्टली करंट अफेयर से जुड़ा हुआ होता है, कोई न कोई घटना हुई है उससे संबंधित। जैसे धोलावीरा वाला क्वेश्चन आया था, तो धोलावीरा साल भर न्यूज़ में था और हमको लगता है वो इंडस वैली साइट के बारे में पूछ रहा है, लेकिन वो वाटर कैनाल और वाटर कंजर्वेशन उन सब के बारे में इतना सारा नई चीज़ें धोलावीरा की, गुजरात की निकल करके न्यूज़ में आई थी और खूब आर्टिकल लिखे गए, द हिंदू में भी आर्टिकल आए। अब वो धोलावीरा का क्वेश्चन है, तो हमको लगता है स्टैटिक पार्ट है, लेकिन वो करंट अफेयर्स बेस्ड है। तो आपको कल्चर का करंट अफेयर्स पहचानना पड़ेगा, आर्ट एंड कल्चर में करंट अफेयर्स को पहचानना पड़ेगा। मोदी जिस भी राज्य में जाते हैं, प्रधानमंत्री के तौर पे वो भाषण देते हैं, आपने देखा किसी भी राज्य में जाते हैं तो वहाँ का जो पहनावा होता है, पगड़ी होती है या शॉल होता है, वो उसको पहनते हैं। तो एक तरह से वो वहाँ के हैंडलूम को प्रमोट कर रहे होते हैं कि वहाँ के जो कारीगर हैं, आर्टिसंस हैं, कलाकार हैं, और वो उसका कमेंट भी करते हैं। केवल वो पहनते ही नहीं है, वो अपने भाषण में उस बात को लेके भी आते हैं कि मैंने जो ये पहन रखा है ये यहाँ के लोग बनाते हैं। और अगर ये बात आ रही है तो फिर आप समझ लीजिए कि ये कहीं ना कहीं क्वेश्चन है। अब उसी शॉल के बारे में, उसी पगड़ी के बारे में, उसी कपड़े के बारे में, उसी बुनाई के बारे में, उसी कला के बारे में जो उसके ऊपर प्रिंट है, वो क्वेश्चन बनेगा। बल्कि एक क्वेश्चन तो सीधा सीधा पिछली बार वही आ गया कि हैंडलूम डे, हैंडलूम दिवस। तो हैंडलूम डे वाला क्वेश्चन तो सीधा सीधा था ही इसी ऊपर, क्योंकि हैंडलूम जो है कम से कम 2 महीने तक न्यूज़ में बना रहा, ठीक है ना। तो अब हमको लगता है कि ये कल्चर का क्वेश्चन है, लेकिन वो करंट अफेयर्स है, करंट अफेयर्स बेस्ड है और सीधा सीधा है। रामानुज का मंदिर का उद्घाटन हैदराबाद में किया था, उनने इनॉग्रेट किया था मोदी जी ने उनकी मूर्ति। तो रामानुजाचार्य जिनकी बात हम लोग करते हैं, तो उनका क्वेश्चन आ गया, लेकिन उन्होंने ऊपर तो लिखा कि पीएम मोदी ने जो है इनॉग्रेट किया है, लेकिन नीचे फिर वो स्टैटिक आ गए थे कि डिवोशन से जो है सॉल्वेशन तक पहुंचने का सिद्धांत रामानुज ने दिया था। तो ये वाला ऑप्शन उसका सही था, क्योंकि वो रामानुज का जो सिद्धांत है वो वहां वो प्रस्तुत करते हुए दिख रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो रहा है कि स्टैटिक प्लस करंट, बहुत कम ओरिजिनल स्टैटिक आपको बहुत कम मिलेगा, और वो मिलेगा तो फिर सीधा एनसीईआरटी से मिल जाएगा। जैसे धन्य कटक वाला क्वेश्चन था, तो धन्य कटक वाला क्वेश्चन ले लो, कलमकारी वाला क्वेश्चन ले लो। पहले के समय में जितने बहुत सारे क्वेश्चन हैं ऐसे कल्चर के जो आपको स्टैटिक में, बट वो एनसीईआरटी से होंगे। एनसीईआरटी की किताब में जो मैप दिए हैं, या कोई
टेबल बनी हुई है, उसको आपने ठीक से पढ़ा है कि नहीं, ध्यान से पढ़ा है तो आप सॉल्व कर लेंगे। बट ये है कि द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस भी पढ़ना होगा, कभी कभी तो डायरेक्ट ही आ जाएगा, सीधा सीधा आ जाएगा, और कभी कभी जो है वो इनडायरेक्टली उसका चूंकि जिक्र हो रहा है इस वजह से आपसे पूछेगा। करंट अफेयर्स में जो जिक्र हुआ है वो वहां नहीं करेगा, वहां उसको वो कोट नहीं करेगा, लेकिन प्रश्न पूछने का कारण करंट अफेयर से रहेगा, क्योंकि वो करंट की न्यूज थी, रिसेंटली इन न्यूज। कई बार वो लिखता नहीं रिसेंटली इन न्यूज, कई बार वो लिख देता है रिसेंटली इन न्यूज। तो पेपर को समझिए थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से, अगर आप तैयारी करेंगे तो आपके आसपास है, बिखरा हुआ है। वो वैसे भी यदि आप नोटिफिकेशन बहुत ध्यान से पढ़ते हैं, अगर आपने सिविल सर्विसेज का जो नोटिफिकेशन आता है, अगर उसको बहुत ध्यान से अगर आप नोटिफिकेशन को पढ़ो, तो वो बोलते हैं कि हमें एक इस प्रकार के यूथ की जरूरत है जो क्यूरियस हो, ज्यादा से ज्यादा क्यूरियोसिटी हो, जिसके अंदर जो आसपास की चीजों को जानता हो, अवेयर हो, यानी क्यूरियोसिटी हो, अवेयरनेस हो, उसके पास कुछ थॉट हो, इनोवेटिव आइडियाज हो। तो ये कैसे आएगा, कैसे आप किसी यूथ को कि ऐसा ग्रेजुएट हमको चाहिए, ऐसा ग्रेजुएट यूथ चाहिए हमको सिविल सर्विसेज के लिए जो काफी अवेयर हो, इंटेलिजेंट हो, वो ज्यादा शब्द नहीं यूज करते। इंटेलिजेंट बिल्कुल अलग चीज है, वो क्यूरियोसिटी वाली बात करते हैं कि आपके अंदर जानने की जिज्ञासा कितनी है। अब जिज्ञासु व्यक्ति की आवश्यकता है उनको, अवेयर आदमी की जानकारी, यानी कि उसको देश भर में जो हो रहा है, देश के बाहर जो हो रहा है, हमारे देश के जो दूसरे देशों के साथ संबंध है जो हो रहे हैं, ये सब उसको पता है कि नहीं। अभी यूक्रेन में कुछ हुआ तो यूक्रेन की बाउंड्री उसको पता है कि नहीं, इसलिए आप देखोगे उसके सीमा के नक्शे पूछ लेगा, उसके आसपास के लगे हुए देश पूछ लेगा, कभी सेंट्रल एशिया के कंट्रीज पूछ लेगा, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, उन सब के नाम, और वो कौन सा अफगानिस्तान से लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है, इस टाइप की बातें पूछ लेगा। क्यों पूछते, क्या जरूरत है। आप पूरा आईएएस का पेपर आप पूरा देखो, सिर्फ क्यूरियोसिटी और अवेयरनेस का पेपर है, डीप नॉलेज वाला नहीं है। और दूसरा ये कि आप सिलेक्टिव पढ़ते हो तो कहां तक आप सिलेक्टिव हो, उसका पेपर है। और 3 एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। यदि मैं स्कल्पचर में जाऊं, मूर्तिकला में, और मूर्तिकला में जनरली जो यूपीएससी क्वेश्चन करता है वो जनरल क्वेश्चन जो एमपीपीएससी करता है या दूसरे स्टेट सर्विस वाले करते हैं, उससे आगे का क्वेश्चन वो करता है। जनरली हम पढ़ते हैं कि मूर्तिकला गांधार है या मथुरा है, अमरावती है, इस टाइप से पढ़ते हैं, रीजनल कोई। फिर हम पढ़ते हैं कि इस मूर्ति का नाम क्या है, कहाँ से मिली है, स्थान कौन सा है, ये चीजें ज्यादा हम पढ़ते हैं। ईयर पूछ लेते हैं कई बार कि किस टाइम पीरियड की है, लेकिन कई बार हम उसका पोज छोड़ देते हैं कि उसका पोज कैसा है, मुद्रा कैसी है, बैठी हुई है, पद्मासन में है, नीचे की ओर दे रही, अवलोकितेश्वर वाला क्वेश्चन जो आया था, पोज वाला क्वेश्चन कि उसकी मुद्रा कैसी है, नीचे की तरफ देखते हुए बोधिसत्व नीचे की तरफ देख रहे हैं, ऐसी मूर्ति है। अवलोकितेश्वर, अवलोकन करना, देखने वाले, और खास करके नीचे की तरफ देखना, आंखें झुकी हुई है, पद्मासन में बैठे हुए योगी की मूर्ति, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। यानी कि वो जहां बच्चा तैयारी करते करते, लूसेंट वाला तो इतनी सी ऊपर ऊपर की जानकारी देता है ना, तो लूसेंट से बचाता है आपको, लूसेंट वाला नहीं चलेगा, कहां कब कैसे क्या, वो नहीं। थोड़ा सा डीप में पोज पे जाइए। तो जब ज्ञान की बात करता है कि डीप, ये इंटेलिजेंस नहीं है, ये जानकारी प्राप्त करने का, गहराई प्राप्त करने का अलग साधन है, इसको इंटेलिजेंस नहीं कहेंगे। तो एग्जाम को समझिए कि कहां तक हमको तैयारी को ले जाना है। अब हमने 7 मिनट तक किसी क्वेश्चन को पढ़ा
और वहाँ ले जाके छोड़ दिया जहाँ यूपीएससी उससे आगे वाला पूछने वाला है, तो 9 मिनट क्यों नहीं पढ़ लेते, 10 मिनट पढ़ लो, वहीं से तो पूछने वाला है वो, जहाँ आप छोड़ रहे हो वहीं से पूछने वाला है। ऐसे यात्रियों के क्वेश्चंस होते हैं, जैसे फॉरेन ट्रेवलर्स हैं, मार्को पोलो है, अल्बरूनी है, सुलेमान है। तो अल्बरूनी के बारे में बताया कि वो एक स्कॉलर है, अल्बरूनी एक स्कॉलर था, अरेबिक स्कॉलर, अरबी भाषा का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। और सुलेमान एक मर्चेंट था। तो जनरली हम ये मर्चेंट और अरेबिक स्कॉलर वाला पार्ट छोड़ देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं कि ये किस देश से आया था, ये मोरक्को का यात्री था, ये अरब का यात्री था, ये फलाना यात्री था, वेनिस का था, ये वहाँ का था। हम शहर का नाम याद रख लेते हैं, देश का नाम याद रख लेते हैं, ईयर याद रख लेते हैं, किसके कार्यकाल में आया वो याद रख लेते हैं, लेकिन ये चीज़ छोड़ देते हैं। कौन से वाली चीज़ छोड़ देते हैं कि वो उसका व्यवसाय क्या था। तो कई बार उसका प्रोफेशन पूछ लिया जाता है कि उसका प्रोफेशन क्या था, या फिर उसने जो लिखा वो कौन से लैंग्वेज में लिखा, ये पूछ लेगा। या मुख्य रूप से उसने इंडिया के बारे में किस चीज़ के बारे में ज़्यादा लिखा, ये पूछ लेगा। क्या वो एग्रीकल्चर के बारे में लिख रहा है, इकोनॉमी के बारे में लिख रहा है, ज्योग्राफी के बारे में लिख रहा है, ये किंग के बारे में, पॉलिटी के बारे में लिख रहा है। कई बार उसकी वो पूछ ली जाती है। तो बात समझ में आ रही ना, जो आप छोड़ रहे हैं, जहां जा करके छोड़ रहे हैं, थोड़ा सा पकड़िए उस चीज़ को। कई जगह एनसीईआरटी में वो चीज़ मिसिंग है, वो आपको फिर इग्नू में मिलेगी, ये ज्ञान कोश में मिल जाएगा। उसको पकड़िए, आसानी से तैयारी हो जाएगी। हम लोग कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हैं तैयारी में। तीसरा एक और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे मैं बुक्स बहुत सारी बता रहा था, कालिदास भी बता रहा था। कालिदास का तो हम सब जानते हैं, लेकिन जैसे राजशेखर है, तो राजशेखर काव्य मीमांसा कर्पूर मंजरी नाटक है उसका। तो कर्पूर मंजरी नाटक में क्या है, मतलब प्लॉट क्या है उसका, कथा वस्तु क्या है, काव्य मीमांसा में क्या लिखा हुआ है। तो हमको राजशेखर तो पता है, गुर्जर प्रतिहार में था, ये भी बता दोगे, महिपाल प्रथम और वो सब भी बता दोगे, ईयर भी बता दोगे, 860 कुछ है। राजशेखर दरबारी कवि था, ये हो गया, ये हो गया, ये सब बता दोगे आप। और यही एमपीपीएससी में पूछता है, किसका दरबारी कवि है, क्या है, उसने क्या लिखा है। ये एमपीपीएससी का स्टाइल हो गया। तो जो आप स्टाइल लगाते हो, जो चीज़ करते हो, वो बस एमपीपीएससी टफ इसलिए हो जाता है कि एमपीपीएससी वाले को ये नहीं पता है कि कौन सा इंपॉर्टेंट है और कौन सा नहीं है, इसलिए वो सीरीज में से ढूंढ के कहीं से भी कुछ भी पूछ लेता है ताकि उसको ट्रांसलेशन ना करना पड़े। एमपीपीएससी की प्रॉब्लम है ट्रांसलेशन, तो ट्रांसलेशन कम से कम करना चाहते हैं, इसलिए 2-3 लाइन का क्वेश्चन नहीं बनाते वो। प्रीलिम्स में भी, प्रीलिम्स में भी आप देखोगे तो एक सिंगल लाइनर एक क्वेश्चन रहेगा, नीचे 4 ऑब्जेक्टिव रहेंगे ताकि ट्रांसलेशन ना करना पड़े। ट्रांसलेशन करने में दिक्कत आती है इनको। तो अब चूंकि उठाना है और चौंकाना भी है और स्टैंडर्ड भी बनाना है, उस चक्कर में वो कोई से भी ऐसे शासक को, नागभट्ट प्रथम को उठा लेंगे, जबकि वो बिल्कुल भी प्रसिद्ध नहीं मान लिया जाए। और उनको लगता है नागभट्ट प्रथम तो हर कोई जान जाएगा, तो नागभट्ट द्वितीय सेकंड, उसको उठा लिया। इस टाइप का कुछ तो भी उठा के ऐसा बना देते हैं, तो वो बच्चे भी घूम जाते हैं और वो न तो सरल रहता न कठिन रहता है, वो अलग ही टाइप का पेपर हो जाता है। उसका इंपॉर्टेंस, क्योंकि पहले आता था सत्यमेव जयते, कहाँ से लिया है, मुंडकोपनिषद से, 25 साल से आता रहा, 1 साल छोड़ के। तो पहले ऐसे ही थे, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, किसका है, ये ऐसे ही क्वेश्चन थे। करो या मरो का नारा किसने दिया, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया। 50 क्वेश्चन तो हम पहले ही बोल देते थे घुसने से पहले कि ये आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है, वो आ रहा है। 75 क्वेश्चन आते थे, तो सबके 74, 75, 73, मतलब पूरे सेंटर पर 1500 लोग होंगे, तो उसमें से 200 लोगों के 73 से ज़्यादा क्वेश्चन सही होते थे 75 में से, क्योंकि क्वेश्चन बहुत सिंपल होते थे। फिर इस बार नोबेल किसी को मिला है तो पक्का उसका क्वेश्चन, अमर्त्य सेन है तो अमर्त्य सेन का क्वेश्चन आता ही था। तो 2000 तक, सन 2005 तक यही चलता रहा। अभी 14-15 में अभी जाके चेंज किया, 16-17 में चेंज किया, पहले तो यही चलता था, वही था। तो एमपीपीएससी में बस वही है जो मैं आपको बता रहा हूँ। जहाँ यूपीएससी की तैयारी में शुरू करने की कह रहा हूँ और जिस जगह छोड़ने की कह रहा हूँ कि इस जगह पर जो आप छोड़ देते हो वो एमपीपीएससी का टारगेट।
एमपीपीएससी उससे आगे वाला नहीं करता। लेकिन मेंस में यदि आपने आगे वाली बात भी लिखी कि ये मूर्ति नीचे की तरफ देख रही है या पद्मासन में बैठी हुई है, तो आपको मार्क्स ज़्यादा मिलेंगे। वो जो यूपीएससी में पढ़ने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ, अगर वो बात आपने एमपीपीएससी में वहाँ लिखी, क्योंकि वो बात तो सभी लिखेंगे कि मूर्ति कहाँ से मिली है, क्या आप लिखोगे कि ये नीचे की तरफ देख रही है, पद्मासन से बैठी हुई है, तो आपको और ज़्यादा मार्क्स मिलेंगे। मुझे नहीं लगता इस वजह से आपके मार्क्स काट दिए जाएंगे। आपके मार्क्स एमपीपीएससी में ज़्यादा मिलेंगे, और यूपीएससी की तो डिमांड ही है, वो तो आपको लिखना ही पड़ेगी। तो वो जो यात्री के बारे में डिटेल लिखने के लिए मैं कह रहा हूँ, किताब के बारे में थोड़ा सा डीप में एक पैराग्राफ पढ़ने की जरूरत है। काव्य मीमांसा के लिए 10 पेज पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा डीप में भी नहीं जाना, लेकिन पता होना बहुत ज़रूरी है। वही क्यूरियोसिटी कि राजशेखर इतना प्रसिद्ध आदमी है और काव्य मीमांसा और कर्पूर मंजरी नाटक उसने लिखा, और वो अगर इतना अच्छा आदमी है और इतना ज़बरदस्त है, तो फिर आखिर ऐसा है क्या उसके अंदर? ये क्यूरियोसिटी आपके अंदर होनी चाहिए ना। यही तो वो जानना चाहता है कि आप इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया और आपको पता चल गया कर्पूर मंजरी नाटक किसका है, तो भाई ये भी तो देख लेता है कि उस नाटक में है क्या। इसलिए वो यूपीएससी वाला आपकी क्यूरियोसिटी चेक कर रहा होता है, इंटेलिजेंस वाली बात नहीं है। यानी कि आप जागरूक हैं कि नहीं? अब जागरूक नहीं रहेंगे तो डीएम बना के क्या करेंगे? आपको जागरूक आदमी चाहिए ना, उसके लिए जिज्ञासु आदमी चाहिए, ओपन माइंडेड होना चाहिए, डायनेमिक होना चाहिए। आ गया ना समझ? तो मुझे लगता है कि ये जो मैंने अभी बात की, इसके बाद थोड़ा सा नजरिया आपका अखबार पढ़ने का भी, और यही चीज अखबार के साथ भी है कि अखबार में हम क्यों जानना चाहते हैं कि केवल ये जो जगह है जहाँ ये घटना हो गई, एक्सीडेंट हो गया, तो एक्सीडेंट में कितने लोग मरे, किस किस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ, कौन सी जगह पे हुआ, कौन से राज्य में हुआ, यही क्यों जानना चाहते हैं? थोड़ा सा और डीप में क्यों नहीं जानना चाहते? यानी कि वर्तमान में कौन कौन से सिस्टम आए हैं जिनसे ऐसे एक्सीडेंट प्रूफ रूट बनाए जा सकते हैं। दूसरे देशों में एक्सीडेंट क्यों नहीं होते, भारत में एक्सीडेंट ज़्यादा क्यों होते हैं, तो हमारे रेलवे के पास क्या कमी है। तो उस सिस्टम पे जाकर के आर्टिकल कोई आया है तो उसको पढ़ो, वो बताएगा कि ये कमी है, सात कारण गिना देगा वो कि भारत में एक्सीडेंट ज़्यादा होने के 7 कारण है। ये आर्टिकल में मिलेगा, ये द हिंदू में मिलेगा। फिर उधर जो न्यूज़ है इन्फॉर्मेशन क्राइम की, और ऊपर जो आपको क्राइम पेट्रोल टाइप जो न्यूज़ होती है उसमें नहीं मिलेगा। वहाँ तो केवल वो बता दिया कि ये गए और रेल मंत्री मौके पे गए और वो देखने गए और घायलों का इलाज चल रहा है और फलाना, और उस न्यूज़ से काम नहीं चलेगा। इसलिए तो आर्टिकल पढ़ने पड़ते हैं, क्योंकि आर्टिकल में वो गहरी पड़ताल करता है। आर्टिकल बहुत ज़रूरी है। तो करंट अफेयर्स और खास करके मंथली वाला पढ़िए, क्योंकि करंट अफेयर्स में उन्होंने बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो 6-7 आर्टिकल से मिलके बनाया हुआ है। किसी आर्टिकल से कोई हिस्सा लिया है क्वेश्चन का, किसी आर्टिकल से कोई दूसरा हिस्सा लिया है, किसी तीसरे आर्टिकल से फिर कोई एक छोटा हिस्सा ले लिया है, ऐसा करके क्वेश्चन बना होता। तो जब तक आपको आर्टिकल पढ़ने की, एक आध आर्टिकल से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। उसके जैसे ही, जैसे वैक्सीन के ऊपर है, तो वैक्सीन के ऊपर जब तक आप 8-10 आर्टिकल नहीं पढ़ लोगे तब तक क्लियर नहीं होगी पिक्चर। एक आर्टिकल से बात नहीं बनेगी, क्योंकि तो वैक्सीन का केवल आपको वो बता रहा है, बनने का तरीका बता रहा है, कोई दूसरा बता रहा है, कोई वैक्सीन डिप्लोमेसी बता रहा है। तो उसके जितने एंगल हैं वैक्सीन के, वो सारे एंगल जो है वो अलग अलग आर्टिकल में होंगे, उससे काम चलेगा। तो एक तो करंट अफेयर्स पढ़ने का तरीका, स्टैटिक पढ़ने का तरीका, स्टैटिक को थोड़ा सा डीप में ले जाना पड़ेगा, ठीक है। और करंट अफेयर्स को टेक्स्ट बुक की तरह पढ़ना पड़ेगा। करंट अफेयर्स को अखबार की तरह नहीं, अखबार को जनरली लोग इन्फॉर्मेशन के हिसाब से पढ़ते हैं और वो रद्दी हो जाता है दूसरे दिन। आपके लिए वो रद्दी नहीं है, आपके लिए वो नोट्स है, आपको अंडरलाइन करके उसमें से काम की बात निकालनी है। और यदि आप चूक रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, तो फिर मंथली मैगजीन आपका वो कवर कर देगी, ठीक है। अब हम चलते हैं थोड़ा आर्किटेक्चर। तो
आर्किटेक्चर को कई तरह से डिवाइड किया है। तो फर्स्ट पार्ट जो है वो एंशिएंट हिस्ट्री में जाएं हम लोग, तो हम प्री हिस्टोरिक और प्रोटो हिस्टोरिक वाली बात करते हैं, तो वही वाला। एक तो चलो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम लोग शुरू करते हैं। बाकी पुरानी केव्स तो वो तो आर्किटेक्चर में बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि वो तो नेचुरल केव्स को यूज़ करते थे। केव्स जनरली बनाते नहीं थे, नेचुरल केव्स जो थी उन्हीं को यूज़ किया जाता था। बाकी आर्किटेक्चर आपको देखने मिलेगा इंडस वैली सिविलाइजेशन में। तो हड़प्पा सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन, यहाँ आर्किटेक्चर आपको मिलेंगे सिटी प्लान के तो हिसाब से। पहला तो सिटी प्लान, तो इसको बना लीजिएगा जरूर। सिटी प्लान यहाँ मिलेंगे आर्किटेक्चर में। मकान है, बड़े बड़े मकान हैं, छोटे मकान नहीं है, काम चलाने वाले मकान नहीं, बाकायदा मकान है। अब वो कैपिटल थी, उस इलाके की कैपिटल हुई होगी मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, बड़े उस जमाने के हिसाब से वो बड़े गांव रहे होंगे, बड़े शहर रहे होंगे, जो भी है। और अब पूरे टाइम आर्किटेक्चर में 4-5 बातें आपको इंपॉर्टेंट है। 4-5 नहीं बल्कि 10 बातें, 10 पॉइंट्स लिख लो। 10 पॉइंट्स लिख लो। मैं जो भी आर्किटेक्चर बताऊंगा जिस भी टाइम पीरियड का, सबसे फर्स्ट तो टाइम पीरियड। पहली चीज तो टाइम पीरियड, आर्किटेक्चर का टाइम पीरियड। ये लिटरेचर का भी है, लिटरेचर जो हमने बात की उसमें भी है, बट यहां टाइम पीरियड सभी में लगेगा। दूसरा कॉमनली नोन एज, सामान्यतः उसको क्या कहा जाता है, तो जैसे हम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं, वो आपको लिखने का तरीका भी बता रहा हूं मैं, मेंस में कैसे लिखेंगे। कॉमनली नोन एज, ऑल्सो नोन एज, या तो ऐसा लिख लो या कॉमनली नोन एज लिख लो। तीसरा है डायनेस्टी या रूलर। अब चूंकि इंडस वैली में तो हम डायनेस्टी और वो सब नहीं लिखेंगे, लेकिन आगे जाकर के हमको डायनेस्टी मिलेगी। ये मौर्य साम्राज्य है, ये गुप्ताज हैं, ये सल्तनत है, ये फलाना है, तो ऐसे डायनेस्टी मिलेंगे। वंश, किस वंश में ये हुआ है, कौन सा राजा था, राजा का नाम, तो ब्रैकेट में आप नाम भी लिख सकते हो, वंश भी और उस राजा का नाम भी। स्पेशल मॉन्यूमेंट है और किसी ने बनाया है, स्मारक है, बहुत अच्छा है, फोर्ट बनाया है, तो उस राजा का नाम और डायनेस्टी खास करके। तीसरा स्टाइल, कौन सी स्टाइल है, वो हमारी लोकल इंडिया की स्टाइल है या फॉरेन से, अरेबिस्क्यू स्टाइल है या इस्लामिक है, या कोई सी स्टाइल कौन सी है। स्टाइल। चौथा मटेरियल इन यूज्ड, यानी उपयोग में आने वाला मटेरियल कौन सा था। सैंडस्टोन है, रेड स्टोन है, ब्रिक्स है, लाइमस्टोन है, क्वार्ट्जाइट है, सोफ स्टोन है, किससे बनाया है वो। अब इंडस वैली में तो हम लोग ब्रिक्स की बात करते हैं ना, बकायदा टेराकोटा ब्रिक्स है ना। एक टेम्परेचर देके मिट्टी को और फिर पका दिया गया उसको, वैसे ब्रिक्स की बात कर रहे हैं हम लोग। वैसे फिर बहुत बाद में मिलेगी, बीच में फिर आपको सीधा लोग स्टोन ही यूज करते हैं, बिल्डिंग बनाने में स्टोन यूज करते हैं। तो आर्किटेक्चर में ये इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी चीज स्कल्पचर भी कर लेना, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, मूर्तिकला ऊपर लिख लेना, आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर, ये सभी में काम आएगा। आर्किटेक्चर एंड स्कल्पचर दोनों में यही चीज, यही मेथड काम करेगा। फिर आपको समझ में आएगा, अगर कोई आर्किटेक्चर बना रहा है, अगर स्थापत्य है, यानी कि कुछ महल बन रहे हैं, पैलेस बन रहे हैं, बहुत बड़ी बड़ी चीजें बन रही है, इसका मतलब उसकी जो वो जो किंग है, रूलर है, उसकी इकोनॉमी बहुत अच्छी है। सो इकोनॉमी नेक्स्ट में आएगा, इकोनॉमी, उस जमाने की इकोनॉमी कैसी थी, इकोनॉमी समझ में आ जाएगी आप। सोसाइटी, समाज, समाज कैसा है, शिल्पकार होंगे तभी तो अच्छा कला होगी ना, पेंटिंग भी होगी उसके ऊपर कई जगह, तो समय की सोसाइटी। फिर वो जो डिपिक्शन आ रहा है, जो पेंटिंग्स है और जो ऊपर
स्कल्पचर है, मूर्तियां हैं, बिल्डिंग का स्टाइल है, उसमें कहीं ना कहीं आपको रिलीजन भी डिपिक्ट होता हुआ दिखेगा। रिलीजन, और ज्योग्राफी भी कह सकते हो थोड़ा थोड़ा, क्योंकि एरिया तो आप स्टेशन तो बताओगे ही ना कि कहाँ है, तो एक तरह से ज्योग्राफी है उसकी, या उस समय का थोड़ा सा वातावरण, पर्यावरण भी उसमें झलकता हुआ दिखेगा। ठीक है ना? तो ये सारी चीजें इसी के साथ निकल करके आएंगी। और वो जो मटेरियल लिखा है आपने, मटेरियल केवल स्टोन नहीं, कलर्स अगर हैं तो वो कलर्स कौन से यूज हुए हैं वो भी, ये चीज पेंटिंग पे भी लागू होगी, तो स्कल्पचर के साथ पेंटिंग भी जोड़ दीजिएगा। पेंटिंग्स, आर्किटेक्चर, स्कल्पचर एंड पेंटिंग्स, सब में यही वाला मेथड हो। अब मेंस में लिखने का मसाला समझ में आया? मेंस का आंसर राइटिंग में पॉइंट्स कौन से होंगे? 10 पॉइंट्स। सोसाइटी मतलब सोशल लाइफ, उस समय का सामाजिक जीवन कैसा है। रिचुअल्स, क्योंकि कई बार रिचुअल्स का चित्रण होगा, डिपिक्शन होगा, पत्थर में उकेरे जाएंगे। वैसे तो देखा जाए तो टूल्स एंड टेक्नोलॉजी भी लिख सकते हो, बट वो आप ऐसे ही लिख देना, उसमें मटेरियल वाले पार्ट में लिख देना टूल्स एंड टेक्नोलॉजी, कि कौन कौन से टूल्स इस्तेमाल किए, औजार इस्तेमाल किए हैं। एक डिजाइन बना, आंसर का डिजाइन बना कि नहीं? ये फ्रेमवर्क में आप करोगे ना, तो अब आपका थोड़ा सा डेविएशन नहीं होगा। किसी भी काल में पूछा, अब इंडस वैली, इसी सीरीज में आपको इंडस वैली का आर्किटेक्चर लिखना है, क्योंकि जो सड़कें चौड़ी चौड़ी है तो फिर समाज भी समझ में आ जाएगा। यहाँ रॉयल अपर जो ऊपर वाला टीला है, सिटेडल ऊपर वाला, जब हम बात करते हैं तो वो क्या है फिर? ऊपर वाले टीले में अपर क्लास लोग रहते होंगे डेफिनेटली। रिलीजियस सेरेमनी है तो वो सेरिमोनियल बात है, तो ग्रेट बात क्या है? सेरिमोनियल बात हो गया, मीन्स रिलीजन आ गया, रिलीजियस सेरेमनी। तो यही सब चीजें तो ये निकलेगी इसमें। तो आर्किटेक्चर का मतलब ओनली ऐसा नहीं कि बिल्डिंग है और ये इस पत्थर की बनी है और ऐसे ऐसे दिखती है, ये नहीं है। और स्टाइल लिख दिया, सोशल लाइफ भी, इकोनॉमी भी, और पॉलिटी भी। राजा और उसका वंश, जो ऊपर लिख रहे हो आप डायनेस्टी, वहां पर पॉलिटी भी आ जाएगा थोड़ा सा, पॉलिटिकल लाइफ। क्योंकि हमेशा युद्ध होते रहेंगे तो आर्किटेक्चर तो बन ही नहीं पाएगा। इसलिए जिन्होंने 60-70 साल शासन किया, ऐसे ही लोग आर्किटेक्चर बना पाए, चाहे वो विजयनगर वाला हो, चाहे अकबर वाला हो, कोई भी हो, मुगल हो, कोई भी हो। आर्किटेक्चर बनाने के लिए लंबा शासन होना बहुत जरूरी है, और 3-4 बेटे बेटी पूरा सब एरिया को संभाल रहे हो तभी बना पाएंगे ना। अशोक भी तभी स्तूपा वगैरह बना पाए। तो अब सबसे पहले तो टाइम पीरियड के हिसाब से हमने एक वाला तो देख लिया। वैदिक काल में ज्यादा कुछ आर्किटेक्चर नहीं है। आप जानते हैं वैदिक काल में जो थे वो झोपड़ियां बनाते थे घास फूस की और वो, तो इसलिए वैदिक काल में उस टाइप का आर्किटेक्चर देखने को आपको नहीं मिलता। पहली बार आर्किटेक्चर देखने को मिलता है मौर्याज में, मौर्य काल में, पोस्ट वैदिक में। अब इसको पोस्ट वैदिक कहेंगे, या तो पोस्ट वैदिक कह लें या मौर्याज कह लें। और यहां पर जो आर्किटेक्चर है वो थोड़ा सा रिलीजियस ज्यादा है, बौद्ध और जैन वाला ज्यादा है। बौद्ध धर्म और जैन धर्म का ही आर्किटेक्चर ज्यादा है। जैन धर्म में स्तूप नहीं बने हैं, स्तूप जो है केवल बौद्ध धर्म में बने हैं। विहार, जैन धर्म में चैत्य और विहार ज्यादा है। और मूर्तियों में महावीर की मूर्तियां बाद में मथुरा शैली में गुप्त काल के आसपास ही शुरू हुई है। पहले जो मूर्तियां बनी है वो बुद्ध की बनी है, गांधार शैली में बुद्ध की मूर्तियां हैं। तो यहां आपका एक क्वेश्चन आ जाएगा, कंपैरिजन या फिर सिमिलरिटीज बिटवीन या कंपैरिजन बिटवीन गांधार एंड मथुरा स्टाइल। तो स्कल्पचर स्टाइल, गांधार स्टाइल एंड मथुरा स्टाइल एंड अमरावती स्कूल, तो 3 स्कूल हैं इसके। तो गांधार स्कूल जो है वो पूरी तरह से
ग्रीको रोमन सिस्टम है, ग्रीको रोमन सिस्टम है। बियर्डेड बुद्धा है, दाढ़ी वाले बुद्धा हैं, और रियलिस्टिक है, जबकि मथुरा शैली को आइडियलिस्टिक कहा जाता है। मथुरा शैली आइडियलिस्टिक है, और गांधार ग्रीक गॉड की कॉपी करता है। तो ग्रीक गॉड्स जो थे उनकी मूर्तियां, अपोलो और उनकी जो मूर्तियां वहां बनती थी ग्रीक में, यूनान में। आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही सिकंदर का आक्रमण हुआ था, और वो सेल्यूकस और वो सब, और हेलेना उनकी जो लड़की थी सेनापति की, उनकी शादी जो है चंद्रगुप्त मौर्य से हुई थी। तो शादी होने के बाद मैट्रिमोनियल अलायंस हो गया, तो अब वो कुछ लोगों को यहाँ छोड़ेंगे, और यहाँ जब छोड़ेंगे तो वो कुछ न कुछ यहाँ बनाएंगे। वही ग्रीको रोमन स्टाइल है, और रोम से भी उन्होंने कुछ कॉपी किया, तो उसको बोलते हैं हम लोग ग्रीको रोमन। उसको हेलेनिस्टिक भी कहते हैं, क्योंकि हेलेना से शादी हुई थी और हेलेना की वजह से आई थी, तो उसको हेलेनिस्टिक, इस प्रकार की कला को क्या बोलते हैं? हेलेनिस्टिक, बिकॉज ऑफ हेलेना। आ गया समझ में? तो ये थे तो मस्क्यूलर बॉडी होती थी, शारीरिक उतार चढ़ाव जो है वो गांधार शैली में दिखते हैं। आइडियलिस्टिक नहीं है, रियलिस्टिक, रियल में जैसा व्यक्ति दिखाई देता है। और बुद्धा जो है वो सेड दिखाई देते हैं, सेड बुद्धा, थोड़े से दुख का भाव होता है उनके अंदर, प्रसन्न मुद्रा में नहीं होते हैं, क्योंकि रियल में व्यक्ति हमेशा प्रसन्न नहीं रह सकता, इसलिए उनको थोड़ा सा दुख के भाव में बताया जाता है। और कपड़े सिलवट वाले कपड़े, सिलवट, क्योंकि कपड़े जब हम पहनते हैं तो एकदम ऐसा कपड़ा नहीं होता है ना, उसमें फोल्ड्स होते हैं, फोल्ड्स आ जाते हैं। तो उनके कपड़े जो बताए जाते हैं वो सिलवटदार होते हैं, जिन पे सिलवटें होती है, मांसपेशियां होती है, बियर्डेड होते हैं, पाँव में जूते दिखा देते हैं। और मथुरा स्टाइल की जो मूर्तियां हैं, चाहे वो महावीर की हों चाहे बुद्ध की हों, वो बिल्कुल आइडियलिस्टिक होती हैं। एक जैसे हाथ पैर, ऊपर से लेके ऊपर, ये ह्यूमरस से लेके यहां से शोल्डर से लेके पूरा रिस्ट तक एक ही साइज होती है हाथ की, जबकि असली में तो हाथ ऐसा नहीं होता, चेंज होता है, सब जगह डायमीटर अलग अलग है, उसका एक जैसा होता है। और वो प्रसन्न मुद्रा में, ध्यान मुद्रा में बैठे हुए दिखाई देते हैं। तो चाहे महावीर हो, तो मथुरा स्टाइल भी समझ में आ गया। ये भी वो ग्रे सिलेटी है ऊपर वाला, क्योंकि गांधार में, अफगानिस्तान में जो पत्थर मिलता है वो सिलेटी और ब्लू और वो शिस्ट उस टाइप का है। और मथुरा में जो है आगरा का लाल पत्थर है, लाल किला जो आगरा का है, और फतेहपुर सीकरी जो लाल पत्थर से बनाई है, वही पत्थर से उन्होंने मूर्तियां बनाई, इसलिए यहाँ लाल रेड स्टोन, यहाँ जो मूर्ति है वो रेड स्टोन की है। मटेरियल समझ में आ गया, ये आ गया, स्टाइल समझ में आ गया। तो ये एग्जाम्पल है स्कल्पचर का और आर्किटेक्चर का। आर्किटेक्चर में जाएं तो ये तो थोड़ा सा हम इधर आ गए थोड़ा सा स्कल्पचर वाले में, लेकिन आर्किटेक्चर में जाएं मौर्याज में तो केव्स हैं, केव आर्किटेक्चर, गुफा स्थापत्य। और गुफा स्थापत्य में आप जाएंगे तो अशोक के समय में ही सबसे ज्यादा आपको मिलेगा। तो बराबर की गुफाएं पटना के पास में, जो पाटलिपुत्र के पास लोमस ऋषि केव, बराबर की गुफाएं। पूरे देश में गुफाएं हैं, पूरे देश में केव आर्किटेक्चर है, पूरे देश में, पूरे कंट्री में। और थोड़ा गुप्ताज में आएंगे तो अजंता एलोरा भी आ जाएंगे। तो कुछ केव्स तो ऑलरेडी बनी हुई थी पहले से ही, वो नेचुरल केव्स को ही यूज किया है, पेंटिंग्स जाके कर दी हैं, फ्रेस्को और म्यूरल टाइप की पेंटिंग्स वहां पर हो गई। पेंटिंग्स की बताएंगे, जब पेंटिंग्स की बात करें नेक्स्ट वीक हम लोग क्लास लेंगे, तब उसमें पेंटिंग्स की बात करेंगे। आज तो हम इसी की बात कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ गुफा स्थापत्य तो देश भर में गुफाओं का, चैत्य का, बिहार का। तो अब आप देखें अफगानिस्तान से शुरू हो जाइए, इसका सबसे अच्छा तरीका है बिल्कुल नॉर्थ में, वहां ऊपर जम्मू कश्मीर से ऊपर अफगानिस्तान चले जाइए,
तो आपको बामियान, स्वात, पूरा ये पीओके हम इसलिए तो लेना चाहते हैं ना, पीओके में हमारे बुद्ध की बहुत विरासत है। पीओके लेने का एक कारण है, बहुत सुंदर जगह है और बहुत ध्यान लगाने के लिए बहुत अच्छा है, ऋषि मुनियों की जगह है वो। वहाँ पे आतंकवादी ट्रेनिंग सेंटर चलता है, तो पीओके इधर होना चाहिए। सिविल सर्विसेज में किसी का भी ना हो तो फिर वहाँ जाके ध्यान लगा सके आदमी ठीक है, मन बहलाने के लिए अच्छा है पीओके। केव्स हैं वहाँ, बामियान के बुद्धा आपने देखा, अंदर विहार बने हुए थे। तो जो स्तूप, चैत्य और विहार, तीन बड़ी चीजें हैं। तो चैत्य और विहार जो बनाए गए हैं वो गुफाओं में बनाए गए, उसको हम केव आर्किटेक्चर कहते हैं। और चैत्य जो थे वो मंदिर की तरह हमारे उपासना स्थल है, मेडिटेशन सेंटर। विहार रहने की जगह, डॉर्मेट्री है, निवास है। विहार में निवास किया जाता है, चैत्य में उपासना की जाती है, यानी मेडिटेशन, ध्यान लगाया जाता है, पूजा पाठ एक तरह से होता है। और स्तूपा में तो एक तरह का स्मारक है, मरने के बाद उसके जो रेलिक्स हैं बुद्धा के, उनके शिष्यों के, इम्पोर्टेंट जो उनके लामा वगैरह हैं, इन सब के तो फिर स्तूप बना देते हैं। और स्तूप के लगभग 10 के आसपास इम्पोर्टेंट स्तूप है उस जमाने के, मौर्य साम्राज्य के। उसमें बोध गया है, सांची है, बरहूत है, सारनाथ का स्तूप है, कपिलवस्तु का है, लुम्बिनी का स्तूप है। ऐसे अगर आप, हाँ, तो ये श्रावस्ती का है। तो ऐसे स्तूपाज है। और स्तूपाज जो है, हाँ, स्तूपा का एक स्ट्रक्चर बनाइए, एक होमवर्क लिखिए, स्तूप की संरचना बताइए, स्ट्रक्चर ऑफ स्तूपा। पूरा एक डायग्राम बनाइएगा स्तूपा का, और उसमें पूरा लिखिएगा कि कैसे, कौन सा हिस्सा, गुंबद वाला हिस्सा, इसको क्या कहते हैं, बिल्कुल प्रदक्षिणा को क्या कहते हैं। 4 गेट हैं, तोरण, गेट कहे जाते हैं, तोरण 4 गेट हैं। वो 4 गेट बुद्ध के जीवन की 4 अवस्थाओं के लिए है। एक जन्म के लिए है, बुद्ध का जन्म होना। एक बुद्ध का महाविनिष्क्रमण, घर से निकलना। एक बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होना, सॉरी, जन्म का नहीं है, बुद्ध का महाविनिष्क्रमण यानी घर से निकलना, पहली घटना। दूसरी घटना बुद्ध को ज्ञान प्राप्त होना। फिर बुद्ध का पहला उपदेश, सारनाथ का फर्स्ट सरमन, धर्म चक्र प्रवर्तन। और फिर महापरिनिर्वाण। तो जो ज्ञान प्राप्त हुआ था उसको निर्वाण कहते हैं, दूसरी स्टेज ज्ञान प्राप्ति, निर्वाण। और बुद्ध की जो डेथ है वो महापरिनिर्वाण। तो ये 4 अवस्थाओं के लिए 4 गेट है, ठीक है ना। तो स्तूप संकेतक है, स्तूप में बहुत सारे संकेत हैं। तो पहले स्तूप की संरचना, फिर उसके पीछे की फिलॉसफी, कि ये जो स्ट्रक्चर है इसके पीछे की फिलॉसफी क्या है, क्यों है ये स्ट्रक्चर, इसका नोट्स बनाइए। तो स्तूप हो जाएंगे, देश भर के स्तूप। सबसे अच्छी अवस्था में स्तूप जो है वो सांची है। पहले लकड़ी का ही उसमें बाउंड्री था, बाउंड्री वॉल, बाद में उसको पत्थर में कन्वर्ट किया। शुरू में लकड़ी का था। तो कौन कौन से चेंजेस किस किस के कार्यकाल में हुए, क्या है, ये सब। तो अशोक ने सबसे ज्यादा स्तूप बनाए। फिर से उन्होंने डिवाइड किया, क्योंकि बुद्ध के मरने के बाद उनके शरीर के अंतिम जो अवशेष थे उनको कलश में बांट करके स्तूप बनाने की बात आई थी। बाद में उन्होंने उन जगहों को फिर से स्तूपों को खुदवाया और उसके और भी भाग किए, क्योंकि स्तूप बढ़ाने थे, स्तूप बढ़ाने थे। तो फिर स्तूप बढ़ाने के लिए उन्होंने पुराने जगह से अवशेष निकाले और उन स्तूपों को उनको और बांटा। और भी राजाओं ने कहा हम भी बनाना चाहते हैं, हम भी उनके शिष्य, हम भी फॉलोअर हैं, हमें भी बुद्ध बहुत पसंद थे, हम चाहते हैं बुद्ध का कुछ अवशेष हमारे यहाँ पे भी रहे। अच्छा, बुद्ध का नहीं से उनके किसी परम शिष्य का दे दो, आनंद का दे दो, महामोगलायन का उसका दे दो, सारिपुत्र का दे दो, उनका दे दो। तो ये से धीरे धीरे डिमांड बढ़ती गई और बाद में कई जगह स्तूपास फैलते गए। लेकिन उन स्तूपास का संरक्षण नहीं हुआ, क्योंकि बाद में तो
पुष्यमित्र शुंग के समय में तो ब्राह्मण धर्म, वैष्णव धर्म और वो सब आ गया था। और हर्षवर्धन के समय थोड़ा सा बौद्ध धर्म को संरक्षण मिला, बाद में तो इस्लाम आ गया, तो इस्लाम ने तो न तो हिंदू धर्म को बख्शा, न बौद्ध धर्म को बख्शा, न जैन धर्म को। और फिर अंग्रेज आ गए, तो अंग्रेजों ने एक काम अच्छा किया कि झाड़ियों में, पेड़ों के बीच में, झुरमुटों में जो छुपे हुए थे स्तूप, उन सबको निकाल करके उनको राष्ट्रीय स्मारक, नेशनल मॉन्यूमेंट के तौर पे विकसित किया कि ये तो धरोहर है, हेरिटेज है, तो इंडिया की लीगेसी है, इसको कैसे भूल गए। तो अंग्रेजों ने यह है कि याद दिलाया, विलियम जोन्स, जेम्स प्रिंसेप, ये ऐसे लोग थे। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया भी उन्हीं का देन है, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया उनका देन है, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, बॉटनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, हिस्ट्री के बारे में जितना एक्सकेवेशन और वो सब उन्होंने शुरू किया। अंग्रेजों को शौक था पुरानी एंटिक चीज़ों को और उनको निकाल करके लाना, और न केवल निकाला उन्होंने, एक्सकेवेट किया, बल्कि उन्होंने लिखा भी, लिटरेचर भी है उनका, गॉर्डन चाइल्ड। ये सारे क्वेश्चंस हैं जितने भी मैं विलियम, ये जितनी बातें बोल रहा हूँ सिंपल है, फ्लो में बोल रहा हूँ, लेकिन ये सब क्वेश्चन है एग्जाम के, ठीक है। और विहार और चैत्य, कार्ले का चैत्य है तो साउथ तक है, महाराष्ट्र तक, और कुछ आपको तमिलनाडु तक भी मिलेंगे, क्योंकि जैन धर्म, बौद्ध धर्म वहां पे भी फैल गया था। तो जैन धर्म की एक शाखा जो हम लोगों ने उस दिन तो छोड़ दिया था, लेकिन एक जैन धर्म की एक शाखा कर्नाटक चली गई थी, श्रवण बेलगोला, भद्रबाहु, और दो थे ना जो जिनमें झगड़ा हुआ था, एक श्वेतांबर हो गए, एक दिगंबर हो गए, और वो एक शाखा वहां ले गए, गोमतेश्वर की मूर्ति है श्रवण बेलगोला, एक शाखा उधर ले गए। तो दक्षिण में फिर जैन धर्म फैला, लेकिन दक्षिण में बौद्ध धर्म उस तरह से उतना ज्यादा नहीं फैला था। फिर श्रीलंका में जाके फैला वो, अशोक के बच्चों ने फैलाया, और फिर तो पूरा पूर्वी देशों में तो सभी देशों में है, जापान तक, कोरिया तक। कोरिया में भी बौद्ध धर्म है, दोनों कोरिया में, उत्तर कोरिया, साउथ कोरिया, दोनों बौद्ध धर्म है। जापान है, चीन है पूरा का पूरा, मंगोलिया है, ताइवान है, वियतनाम है, लाओस है, सारा कंबोडिया, सब कुछ, सब बौद्ध धर्म है, सभी में बौद्ध धर्म है, पूरे सारे पूर्व के जितने भी देश हैं। तो वो तो चैत्य विहार और स्तूपास, ये मौर्य काल के समय में। पोस्ट मौर्यन में आ जाइए, पोस्ट मौर्यन में खास करके स्पेशली गुप्ताज वाले में, यहाँ मंदिर बनेंगे, यहाँ टेम्पल आर्किटेक्चर, अब मंदिर देखने को मिलेंगे आपको, क्योंकि वैदिक सभ्यता में मूर्ति पूजा भी नहीं थी और मंदिर भी नहीं थे। किसी भी वेद में मंदिर और मूर्ति की बात नहीं है। तो जो एंशंट सनातन धर्म हम बोलते हैं, या एंशंट जो हम बात करते हैं हिंदू धर्म की, जो एंशंट हिंदू धर्म है, उसमें मूर्ति पूजा और टेम्पल दोनों नहीं है, केवल आइडियोलॉजी है, विचार है, मंत्र हैं, और प्राकृतिक देवी देवता हैं, प्रकृति के ही देवी देवता हैं। सूर्य पूजा, अग्नि पूजा, जल देवता, जल की पूजा, पेड़ों की पूजा, प्रकृति की पूजा है। लेकिन ये जो देवी देवता मॉडर्न हमको मंदिरों में, तस्वीरों में, कैलेंडर में, मूर्तियों में जो दिखाई देते हैं, ये गुप्त साम्राज्य के देना, गुप्ताज में, ईसा के बाद, खास करके 200-300 में, यहां पर सबसे ज्यादा मंदिर बनना शुरू हुए। जैसे महाकाल मंदिर बना होगा विक्रमादित्य के समय में, क्योंकि कालिदास, हो सकता है इससे थोड़ा और पुराना हो, लेकिन पुष्यमित्र शुंग के बाद है, सब शुंगा डायनेस्टी के बाद ही है, 1st सेंचुरी के तो बाद ही है सारे जितने भी हैं, उससे पहले कोई मंदिर नहीं है। तो 3 इंपॉर्टेंट स्टाइल है मंदिर स्टाइल में, नागर स्टाइल, द्रविड़ स्टाइल एंड वेसर स्टाइल। नागरा, द्रविड़ा एंड वेसरा। वेसर नागर और द्रविड़ दोनों को मिला देते हैं तो वो वेसर हो जाता है। नागर स्टाइल जो है ये नॉर्थ इंडिया में है, नागर स्टाइल।
और चूंकि द्रविड़ है तो वो साउथ इंडिया है। तो नागर स्टाइल नॉर्थ इंडिया के जो भी आप मंदिर, सिनेमा में जो भी आप मंदिर देखते हैं, किसी भी फिल्मी हीरो को सीढ़ी चढ़ के मंदिर में जा रहा है तो एक चबूतरा मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म जरूर होता है, उसके बाद मंदिर शुरू होता है। मंदिर एकदम शुरू नहीं हो जाता, पहले सीढ़ियाँ होंगी। जैसे हम भोजपुर के मंदिर में जाते हैं तो आप सब लोग गए होंगे भोजपुर के मंदिर में, तो एक सीढ़ियाँ होती हैं, फिर चबूतरा आता है। वो जो चबूतरा है वो प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म सब जगह होगा, सब जगह प्लेटफॉर्म होगा। नॉर्थ इंडिया के नागर स्टाइल के जो मंदिर हैं उनमें ज्यादातर बड़ा मंडप नहीं होता, छोटा मंडप होता है। मंडप मतलब एक तरह का पोर्च। और फिर सेंक्टम, गर्भगृह जहां मूर्ति होती है, सेंक्टम। सेक्टोरल सेंक्टम मतलब बिल्कुल ही एकदम अत्यंत पवित्र जगह, यानी गर्भगृह, जहां सेंटोरम सेक्टम या सेंक्टम, गर्भगृह। और उसके चारों तरफ एम्बुलेटरी, प्रदक्षिणा पथ होता है, परिक्रमा पथ, एम्बुलेटरी। अब कई बार एम्बुलेटरी मंदिर के बाहर होगी, कई बार वहीं पे होगी, गर्भगृह के बिल्कुल चारों ओर ही एम्बुलेटरी है। और कई बार आप देखेंगे बिल्कुल बाहर होती है, मंदिर के बिल्कुल बाहर एम्बुलेटरी बनाते हैं। उसके बाद तो वो वॉल आ जाएगा ऊपर का, फिर ऊपर का छत आ जाएगा, रूफ। और रूफ जो होगा वो अंदर डीप में कॉनकेव होगा, ऊपर की तरफ निकला होगा, उसको बोले शिखर, टॉवर, इंग्लिश में टॉवर कहेंगे। और ऊपर जो गोल हिस्सा होता है टॉवर के एकदम ऊपर, झंडा जहां लगता है, कलश जहां लगता है, उसको गोल वाले हिस्से को बोलेंगे, जो सीमेंट का होता है या जिसका भी बनाते हैं, चूने का, या उस जमाने में बनाते हैं, आमलक। उस हिस्से को कहा जाता है आमलक। और फेलेंटाइन, ऊपर जो कलश होता है एक तरह से, जिसके ऊपर झंडा लगाया जाता है, वहीं पास वो दूर से भी दिखता है। ये आपको सिख धर्म में भी मिल जाएगा, ये वाला आपको इस्लाम में भी मिल जाएगा। हाँ, सोमनाथ नहीं, वो सभी मंदिर, सोमनाथ तो खैर मंदिर ही है, लेकिन और सब जगह मिल जाएगा दूसरे। हाँ, शिखर के प्रकार हैं, रेखा प्रसार। तो नागर शैली में जो शिखर हैं वो 4 प्रकार के हैं, 3 प्रकार के खास करके। एकदम जो ऐसे सीढ़ीदार शिखर होते हैं, पहले छोटे छोटे होते हैं शिखर, फिर बाद में बड़े शिखर, और ऐसे ऊपर की तरफ पतला होता जाता है, उसको रेखा प्रसाद कहते हैं। रेखा प्रसाद शिखर, तो वो देख लीजिएगा तीनों प्रकार के। वो तीसरा वाला प्रकार वो तो बिल्कुल ही सिंपल है, जैसे मजार के जैसे ऊपर एक छोटा सा शिखर होता है, रेखा प्रसाद शिखर। ये जो अब खजुराहो के मंदिर हैं, लक्ष्मण देव मंदिर या कंदरिया महादेव मंदिर है, तो ये जितने भी मंदिर हम लोग सिनेमा में देखते हैं, दूर से जो हमारे मंदिर बोलते ही जो एक दृश्य सामने प्रस्तुत होता है वो रेखा प्रसाद शिखर ही है। उसमें कई सारे शिखर होते हैं, छोटे छोटे और भी, लेकिन जो सबसे बड़ा शिखर होता है उसी के नीचे गर्भगृह होता है। ये विशेषता है कि सबसे बड़ा शिखर होता है, उसी के नीचे गर्भगृह होता है, या गर्भगृह उसी के नीचे है, यानी गर्भगृह के ऊपर ही सबसे बड़ा होगा शिखर, टॉवर। ठीक है, द्रविड़ में चल। यहां एक और स्टाइल लिख लीजिएगा, सब स्टाइल, सब स्कूल, नागर स्कूल के सब स्कूल्स भी हैं। नागर स्कूल के सब स्कूल हैं, उसमें एक है पंचायतन स्टाइल, जिसमें सब्सिडियरी श्राइन भी होती हैं, यानी एक मेन श्राइन है, यानी मेन मंदिर तो है ही, चारों कोनों पे एक छोटे छोटे मंदिर होते हैं, उसको सब्सिडियरी श्राइन कहेंगे हम लोग, सब श्राइन। और ये सब्सिडियरी श्राइन होने की वजह से ये चूंकि 5
मंदिर हो जाते हैं, इसलिए इसको बोलते हैं पंचायतन स्टाइल, पंचायतन स्टाइल। तो नागर स्टाइल का जो सबसे पिक्यूलियर एग्जाम्पल है वो है दशावतार मंदिर, देवगढ़ का दशावतार मंदिर और लक्ष्मण मंदिर और ये कंदरिया महादेव मंदिर और ये सब। तो उसके कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स आपको इस तरह से दिखेंगे। और सब स्कूल्स में जाएंगे तो कलिंगा स्कूल है, कलिंगा स्कूल बहुत इंपॉर्टेंट स्कूल है कलिंगा। पुरी का मंदिर, भुवनेश्वर में जगन्नाथ मंदिर जो है, पुरी मंदिर, कोणार्क मंदिर, कोणार्क मंदिर, लिंगराज मंदिर। लिंगराज मंदिर इंपॉर्टेंट है, न्यूज में रहा है गवर्नमेंट, ओडिशा गवर्नमेंट की वजह से वो वहां बहुत कुछ कर रही है, तो उसको थोड़ा सा करंट अफेयर्स के हिसाब से तैयार कर लीजिए। लिंगराज टेम्पल। राजस्थान का एक अलग स्कूल है जहां राजस्थान में वाटर टैंक भी मिलेगा, कुंड भी मिलेगा। तो राजस्थान और गुजरात में चूंकि रेगिस्तान था और पानी की दिक्कत थी, तो आपको ये कुंड वाली व्यवस्था राजस्थान और गुजरात में ज्यादा, बावड़ी बोलते हैं उसको, रानी की वाव या ऐसे, तो स्टेप वेल, स्टेप टैंक जिसमें सीढ़ियां है, ऐसा टैंक यानी कुंड मंदिर के साथ ही जुड़ा रहता है। कई बार प्लेटफॉर्म पे ही बना होता है कुंड। तो ये सब आपको एग्जाम्पल वगैरह सब तैयार करने हैं, ठीक है। खजुराहो स्टाइल, चंदेल राजाओं का जो स्टाइल है वो खजुराहो स्कूल हो जाएगा, चंदेल स्कूल। ठीक है, कुछ मंदिर गुर्जर प्रतिहारों ने बनाए हैं। ग्वालियर के मंदिर बाद में है, तेली का मंदिर, सास बहू का मंदिर, जो सहस्त्र बहू मंदिर, आप गुजरात ग्वालियर में भी काफी मंदिर मिलेंगे, थोड़ा बाद के तोमर राजवंश और उधर के। लेकिन ग्वालियर के मंदिर तो मध्य प्रदेश पीएससी के हिसाब से तो बहुत ही, एमपी टूरिज्म के ऊपर जब भी पूछा जाएगा तो पूरा रिलीजियस टूरिज्म तो पूरा इसी पे फोकस्ड है। हिस्टोरिकल भी हो गया, रिलीजियस भी हो गया। ओसियां और चंदेरी का तो हमारे यहाँ के जो मंदिर हैं वो नागर स्टाइल के मंदिर। नागर स्टाइल हिमालय तक गया, ऊपर चंपावत मंदिर, चंपावत बिल्कुल उसके पास पिथौरागढ़ के पास में जागेश्वर मंदिर, जागेश्वर टेम्पल, अल्मोड़ा के पास जागेश्वर टेम्पल। कश्मीर में यहाँ लकड़ी के मंदिर हैं, क्योंकि बर्फीला इलाका है तो वहाँ बर्फ वगैरह गिरती है, तो अधिकांश मंदिर लकड़ी के हैं, लेकिन हैं नागर स्टाइल। बस ऊपर स्लोप दे दिया है, शिखर जो बनाए वो स्लोप वाले उस तरह के, वैसे भी शिखर स्लोप वाले ही होते हैं। पिलर्स भी लकड़ी के हैं, पूरा प्लेटफॉर्म भी लकड़ी का है और वो पूरे लकड़ी के मंदिर हैं। लकड़ी अवेलेबल भी हिमालय में, देवदार की लकड़ी, नाम ही देवदार है, देवदारू, देवताओं का वृक्ष। तो लकड़ी के जो है वो मंदिर बने। तो हिमालय से लीजिएगा मंदिरों को, कश्मीर से इधर पूरा आसाम तक, आसाम में भी मिलेंगे, और फिर दार्जिलिंग के उधर और थोड़ा सा वेस्ट बंगाल के उधर। तो जहां जहां हिल स्टेशन से वहां आपको मंदिर लकड़ी के मिलेंगे। वही डायनेस्टी टाइम पीरियड, वो आपको फिर उस हिसाब से चेंज हो जाएगा। मटेरियल यूज क्या हो गया, वुड है ना। तो यहाँ मटेरियल यूज बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा मटेरियल यूज हुआ है। मथुरा में जो मंदिर है, कंकाली टीला वाला मंदिर, जैन मंदिर ज्यादा है। और मथुरा शैली में बताया था मैंने कि मूर्तियां जो बनी थी, पहले का अगर लेक्चर सुनेंगे तो पहले भी बताया हुआ है। वैष्णव धर्म के हिसाब से भी हिंदू धर्म की मूर्ति भी है, बौद्ध धर्म की मूर्ति भी है और जैन धर्म की भी है, जबकि गांधार शैली में किसकी है, केवल बौद्ध धर्म की है। तो आज मैंने जो बात बताई उसमें बहुत क्वेश्चंस हैं। इसी लेक्चर को एक बार रिवाइज करके थोड़ा सुनेंगे ना यूट्यूब पे, तो आपको मैंने जितनी बातें बोली वो सब क्वेश्चंस हैं, सभी क्वेश्चंस हैं, और समझाने के स्वरूप में ही बताइए आपको।
ठीक है, थोड़ा सा साउथ में चलते हैं, द्रविड़ शैली। बाकी बहुत है इसमें बताने को भी। द्रविड़ शैली तो ये तो गुप्ता हो गए, खास करके गुप्ताज ने बनाए हैं नागर शैली। गुप्ताज हैं, गुर्जर प्रतिहार हैं, चंदेल हैं, ये सब। उधर जो डायनेस्टी है वहां पर जो द्रविड़ स्टाइल के मंदिर हैं, चोल चेर पांड्य वाले उधर आखिरी में मदुरई, और उसमें मीनाक्षी मंदिर, मदुरई का मीनाक्षी मंदिर। अच्छा, ये जो पल्लव वंश के जो मंदिर हैं जो द्रविड़ स्टाइल में तो हैं, लेकिन यहां आप देखेंगे कि ये वेसर में ज्यादा है। और उसकी जो आप शैली देखेंगे कि महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन और वो, तो ये जो राजसिंह शैली, वो जो सबकी शैली है वो बदलती जाती है। तो उसको क्रोनोलॉजी में पढ़िएगा। सबसे पहले महेंद्र वर्मन जो वो जो शैली है वो केव टेम्पल है, रॉक कट आर्किटेक्चर है। रॉक कट आर्किटेक्चर, चट्टान को काट करके बनाया हुआ आर्किटेक्चर है। मंदिर जो बनाया वो चट्टान को काट करके बनाया है, मोनोलिथिक, एकाश्म पत्थर। एकाश्म मतलब एक पत्थर, मोनोलिथिक। मोनोलिथिक को हिंदी में एकाश्म कहते हैं। मोनोलिथिक टेम्पल, रॉक कट आर्किटेक्चर। रथ टेम्पल, इनको बोलेंगे रथ टेम्पल। बाद में नरसिंह वर्मन तक और यहां तक आएंगे तो यहां पर फिर शैली चेंज हो जाएगी। अब स्ट्रक्चरल, बाहर जमीन पे स्ट्रक्चर के तौर पे मंदिर बनने लगेंगे धीरे धीरे, शोर मंदिर और वो। और तीसरे नंबर की शैली में छोटे मंदिर बनेंगे। वीर पेरुमल मंदिर, वैकुंठ पेरुमल मंदिर, छोटे मंदिर। तीसरा एग्जाम्पल है। तो पल्लव वाली जो इवोल्यूशन देखेंगे आप, मंदिरों का इवोल्यूशन। पहले ज्यादा सुविधाएं नहीं तो रॉक को ही काट करके बना दिया। लेकिन द्रविड़ व्यवस्था का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देखना है तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, राजराजेश्वर मंदिर, बेस्ट एग्जाम्पल। जैसे मैंने वहां बेस्ट एग्जाम्पल बताया दशावतार मंदिर। अगर आपको ये मंदिर वहां देखना है तो राजराजेश्वर मंदिर, बृहदेश्वर मंदिर, तंजावुर का या तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर। भगवान शिव का उपासक था राजराज फर्स्ट, उन्होंने वह मंदिर बनाया था 1000 ईस्वी में। ये चंदेल राजाओं के समकक्ष है। खजुराहो के मंदिर जब बन रहे थे लगभग वही कार्यकाल है, वही समय है, 1000 ईस्वी के आसपास का, यानी अभी से 1000 साल पहले का है। और द्रविड़ स्टाइल आपको पूरी देखने को मिलेगी यहाँ पर। यहाँ उस तरह का प्लेटफॉर्म नहीं मिलेगा जो प्लेटफॉर्म यहाँ मिलता है पंचायतन में या इधर नागर में। यहाँ का प्लेटफॉर्म डिफरेंट है। विजयनगर स्टाइल और पल्लव वाला है, चोल राजा है, राजराज फर्स्ट चोल राजा है, वो चोल कालीन है। इन राजाओं में देखेंगे कि यहाँ के जो मंदिर बने हैं उन्होंने अंदर मंडप बड़े बनाए हैं, पोर्च बहुत बनाए, महामंडप, मंडप, अर्धमंडप, इस तरह से तरह तरह के मंडप बनाए, पोर्च बनाए। और कल्याण मंडपम वाला क्वेश्चन विजयनगर साम्राज्य का यूपीएससी ने पूछा था 2019 में। 2019 में उन्होंने बताया था कि कल्याण मंडपम खास करके विवाह प्रक्रिया वगैरह होती है, वहां पे विवाह वगैरह संपादित करा दिए जाते हैं। हमारे यहाँ पे भी विवाह होता है तो हम दूल्हा दुल्हन को, अभी तो यहाँ यज्ञशाला में होता है, लेकिन यहाँ गायत्री मंदिर में ऊपर मंडप में लाते हैं। तो मंडप यही है, पोर्च, मंदिर के मूर्ति जो लगी हुई उसके जस्ट सामने जहाँ लोग आरती में खड़े रहते हैं वो मंडप है। वहां आप देखेंगे कि एक छोटा मंडप बिल्कुल मूर्ति के बिल्कुल सामने है। और मूर्ति, कई बार मंडप और मूर्ति तक जाना, गर्भगृह तक जाने के बीच में एक पतली सकरी गली होती है, उसको बोलते हैं वेस्टिब्यूल। बहुत ही छोटी नली, अवनालिका, वेस्टिब्यूल, उसमें से होकर के गर्भगृह तक जाते हैं। इधर मंडप बिल्कुल डिफरेंट साइट है।
और इधर पहले एक अर्ध मंडप आएगा, फिर मंडप आएगा, फिर महामंडप जहां सबसे ज्यादा लोग इकट्ठे रहते हैं। मुझे लगता है कि वो समय में हायरार्की के हिसाब से राजा वगैरह अर्ध मंडप तक जाते होंगे, फिर वो वेस्टिब्यूल से अंदर पूजा करने के लिए पुजारी उनको ले जाता होगा, वीआईपी दर्शन। तो वीआईपी दर्शन की व्यवस्था उस समय में इसमें रही होगी, जो भी है। वहां पे भी कुंड मिलते हैं, साउथ वाले में भी कुंड यानी टैंक, वाटर टैंक मिलते हैं, सीढ़ियां हैं, बाउंड्री है, लेकिन वहां बाउंड्री इस तरह की नहीं होती, वहां एकदम जमीन से सटा हुआ ही मंदिर होता है। उनका जो शिखर होता है वो फ्लैट होता है, उसको बोलते हैं विमान। द्रविड़ शैली के शिखर को क्या कहा जाता है? विमान। नागर शैली में शिखर को शिखर कहते हैं या टॉवर कहते हैं इंग्लिश में हम लोग, उनके शिखर को कहा जाता है द्रविड़ शैली के विमान। मदुरई मंदिर का विमान देखा आपने, कितना ऊंचा है, मतलब विमान एक जैसा होता है, ऐसा एकदम गोलाकार नहीं होता उनका, सीधा खड़ा होता है, चपटा होता है। और जो जगन्नाथपुरी का मंदिर है और कोणार्क मंदिर है और ये जो हम कलिंग स्कूल की बात कर रहे हैं, ओडिशा स्कूल की, ओडिशा, इसको बोलते हैं ड्यूल, DUL, ड्यूल। तो 3 तरह के शिखर याद रखिएगा, शिखर, ड्यूल एंड विमान। उसको ड्यूल कहते हैं। वो भी रेखा प्रसाद और कई तरह के होते हैं, लेकिन ड्यूल कहा जाता है। तो कलिंगा स्कूल थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो इस बार का होमवर्क, टेम्पल स्टाइल्स, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ टेम्पल स्टाइल्स इन इंडिया, फाउंड इन इंडिया। क्या क्या करना है, टाइम पीरियड लिखना है, डायनेस्टी लिखना है, वो सारा जो मैंने आपको सीरीज बताई है। अब ये सब में चलेगा, स्कल्पचर में भी, आर्किटेक्चर में भी और पेंटिंग्स में भी। बेसिक पैटर्न तो समझ में आ गया, सरल हुआ कि नहीं थोड़ा सा? आर्ट एंड कल्चर। तो ये थे टेम्पल स्टाइल्स। बाकी और कुछ बचे हुए जो आर्किटेक्चर हैं, जो इसके बाद गुप्ता, अब तो हम बिल्कुल टेम्पल आर्किटेक्चर में तो आगे तक निकल आए। राजपूत काल के कुछ आप जाएंगे तो उन्होंने थोड़ा सा इस्लामिक स्टाइल भी ले लिया है, तो इंडो इस्लामिक स्टाइल और वो सब हम बात करेंगे, सल्तनत काल का, मुगल काल का, सबका। और लास्ट में गोथिक और नियो क्लासिकल और ये सब नियो वाला, इंडो सार्सेनिक वगैरह सब जो अंग्रेज लेके आए, पोर्तुगीज़ लेके आए हमारे यहाँ पे। जब यूरोपियन पार्स आए तो वो कौन कौन से आर्किटेक्चर लेके आए, तो उसकी भी एक डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद फिर हम पेंटिंग्स में और दूसरे में जाएंगे, ठीक है। फिर डांस और वो भी है, म्यूज़िक और थिएटर और वो। तो ऐसा करके हमारा आर्ट एंड कल्चर का सिलेबस चला। कल तो वर्ल्ड कप है, इसलिए थोड़ा सा छुट्टी होगा ठीक है ना। तो वर्ल्ड कप की वजह से जो है वो फाइनल मैच है, तो इस वजह से हम लोग कल छुट्टी रखेंगे। बाकी आप होमवर्क अच्छा खासा करिए, इस सप्ताह का होमवर्क मिल गया है ना, जो मैंने अभी आगे का भी बता दिया, पहले का भी। चलिए शांति पाठ करते हैं। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवाः शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति 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 सर्वारिष्टासु शांतिर्भवतु। बोले गायत्री माता की, परम पूज्य गुरुदेव की, परम वंदनीय माता जी की। हम सुधरेंगे, हम बदलेंगे, एक बनेंगे। जन्म जहाँ पर, अन्न जहाँ का, ज्ञान जहाँ से, वह है प्यारा। देश की रक्षा कौन करेगा? मानव मात्र, नर और नारी, जाति वंश सब, भारत माता की, भारतीय संस्कृति की